चंद्रगुप्त और अशोक के समान पराक्रमी विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे भारत की खोज का तीसरा पाठ और उसका अंतिम भाग। तो आइए देखते हैं इसको पढ़कर आप क्या क्या सीखेंगे। इस भाग को पढ़ने के बाद आप सीखेंगे मौर्य राज्य की स्थापना क्यों और कैसे हुई, इस विषय में जानकर लिख पाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में समझकर आप अपने विचार लिख पाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने यूनानी सेना को खदेड़कर पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की, इस बारे में टिप्पणी कर सकेंगे। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा गया है, यह भी बता पाएंगे। राज्य अभिषेक के समय राजा द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा को अपने शब्दों में बता पाएंगे। सम्राट अशोक के मध्य एशिया तक साम्राज्य बढ़ाने के बाद विरक्त अर्थात बिल्कुल वैरागी बनने को लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म की शरण क्यों ले ली, इस विषय पर आप अपने विचार लिख सकेंगे। अशोक ने एक उत्तम राजा के रूप में प्रजाहित में क्या क्या किया, यह सब आप जान पाएंगे इस पाठ को पढ़ने के बाद। आइए पहले हम पिछले पाठ को थोड़ा दोहरा लें। बुद्ध के समय से पहले का वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। इनमें बताया गया है कि भारत में दो प्रधान जातियां थी, द्रविड़ और आर्य। भारतीय सभ्यता पूरी तरह से कृषि केंद्रित थी। गांव को 10-10 और 100-100 के समूह में बांटकर ग्राम समुदाय बनाया जाता था। पाषाण युग में ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिलने के कारण भारत की मूल लिपि ब्राह्मी थी, जिससे देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ होगा। उत्तर पश्चिम में मिले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना की। भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे। इसके अलावा चरक और सुश्रुत द्वारा लिखी गई पुस्तकों में शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान आदि की चिकित्सा करने के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। भारत के उत्तर पश्चिम में आजकल पेशावर के नाम से जो प्रसिद्ध है स्थान, वहां प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था तक्षशिला, जो अपनी विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। सुदूर अतीत के भारतीय खुले दिल के थे, आत्मविश्वासी थे, पर अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले थे। जैन और बौद्ध ऐसे दो धर्म हैं जिन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। वे वेदों के अस्तित्व से इनकार करते थे, परंतु दोनों ही अहिंसा पर बल देते थे। उनके धर्म में ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहित के संघ बनाए जाते थे। बुद्ध की शिक्षाओं में से एक मुख्य शिक्षा यह थी कि अगर मोक्ष चाहते हो तो 4 आर्य सत्य को समझो, जानो और अपनाओ। तो आइए अब पढ़ते हैं अंतिम भाग सिंधु घाटी सभ्यता का। चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य राज्य की स्थापना। बौद्ध धर्म का प्रचार मूल रूप में क्षत्रिय आंदोलन था, जो शासक वर्ग और पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण के कारण दो विलक्षण, जिनको समझ पाना बड़ा मुश्किल था, ऐसे व्यक्ति सामने आए जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके मित्र कहें हम, मंत्री कहें, सलाहकार कहें या गुरु कहें, वो थे चाणक्य। इन दोनों ने मिलकर बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नया रूप दे दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य को मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिया गया था, इसीलिए ये दोनों तक्षशिला चले गए और वहां यूनानियों के संपर्क में आकर सिकंदर के यहाँ नौकरी करने लग गए, नियुक्त हो गए। अब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना नारा फिर से बुलंद कर दिया, लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध जगाया। अरे जागो, क्यों विदेशियों की नौकरी करते हो। यूनानी सेना को खदेड़कर स्वयं उस पर अधिकार कर लिया और सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष के पश्चात ही उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी
और लिखित इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि केंद्रीय शासन बन गया पाटलिपुत्र, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। यह नया राज्य कैसा था, इसका भारतीय और यूनानी ब्यौरा सिल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीस के द्वारा लिखित है, उसने अपनी पुस्तक में लिखा। और दूसरा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये लिखा गया है कि वो राज्य कैसा था। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समय का सारा ब्यौरा लिखित रूप में दिया गया है। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र में क्या लिखा चाणक्य ने। ये है चाणक्य और ये चंद्रगुप्त और ये इनकी प्रजा। ये क्या लिखा है अर्थशास्त्र में, चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। उस समय के व्यापार और वाणिज्य का, कानून और न्यायालय का, नगर व्यवस्था का, सामाजिक रीति रिवाजों का, विवाह और तलाक का भी उस समय चलन था। दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और सिंचाई के लिए जो जल का रास्ता था, जहाज और जहाज रानी मंत्रालय और वो जो डिपार्टमेंट था उसका, निगम और उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल आदि सभी का वर्णन वहां मिलता है। कहां? अर्थशास्त्र में। इसमें विधवा विवाह और विशेष परिस्थितियों में तो तलाक को भी मान्यता दी है चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक उन्नत, समृद्ध, विकासशील और प्रगतिशील राज्य की नींव रखी थी। राजा को भी अपने राज्याभिषेक के समय यह शपथ लेनी पड़ती थी। राजा है तो क्या मनमर्जी चलाएगा? ना ना ना, उसे शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा, उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में ही होगा, वह उसी कार्य को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं कि जो उसे खुद अच्छा लगे वही काम वो कर ले। ना ना ना, यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही रहेगी। सार्वजनिक काम यानी सबका जो काम है, सबके लिए जो काम है, वो राजा की मर्जी के हिसाब से नहीं होगा, उसे खुद हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति, अन्याय करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि वह उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह पर राजगद्दी पर बिठा दे। इतना लोकतंत्र था जो आज भी उतनी आसानी से नहीं मिलता। अशोक के बारे में कहते हैं 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना जो कि चंद्रगुप्त ने छोड़ा था। पहले वह पश्चिम उत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। ठीक है ना। उसमें साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया। पूरा भारत, अखंड भारत उसने समेट लिया था अपने चक्रवर्ती बनने के कारण, और उसका विस्तार मध्य एशिया तक कर लिया था। केवल दक्षिण पूर्व का और दक्षिण का एक भाग ही उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। तो संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था प्रदान करने के लिए अशोक के सपने ने उसे और प्रेरित किया, भाई नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अब ये दक्षिण पूर्व और दक्षिण जो मध्य एशिया ये हैं, इनको भी मैं अपने वश में करूंगा। और ये करने के चक्कर में उसने क्या किया, अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने उसी समय पूर्वी तट पर कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। उड़ीसा में है कलिंग को जीता। तो कलिंग के लोगों द्वारा बहुत बहादुरी से मुकाबला किया गया हालांकि, लेकिन फिर भी अशोक की सेना विजयी रही। कलिंग के युद्ध में उनका कत्लेआम हो गया, मार काट लहू लुहान हो गए उड़ीसा वाले, कलिंग वाले। और इसका पता चलने पर अशोक को बहुत पछतावा हुआ, उसे युद्ध से विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया, उसका मन हट गया, ना ना अब नहीं करूंगा, गलत बात, गलत काम हो गया। और बुद्ध धर्म की शिक्षा के प्रभाव के कारण उसका मन हिंसा को छोड़कर दूसरे और कामों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। उसने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन करना शुरू कर दिया, धर्म पे चलूंगा भाई मैं तो। और उसने यह साफ कर दिया कि अब वह हत्या या किसी को कैदी बंदी नहीं बनाएगा, और कोई अगर और बना रहा है उसके राज्य में तो सहन नहीं करेगा। उसने कहा कि सच्ची विजय कर्तव्य पालन और धर्म पालन करके लोगों का दिल जीतने में है, मारने काटने में नहीं है।
यदि कोई उसके साथ बुराई भी करेगा, कोई उसका बुरा भी करे राजा होने पर भी, तो भी वह जहां तक संभव हो सकेगा उसे झेलने का, उसे सहन करने का प्रयास करेगा। वह चाहता था कि जीव मात्र की रक्षा हो, हर प्राणी बचे, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी बचे, लोगों में सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम हो, सभी को मन की शांति मिले और आनंद प्राप्त हो। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसने स्वयं को प्रजा के हित के लिए और हर सार्वजनिक माने सब प्रकार के कामों के लिए बिल्कुल समर्पित कर दिया। सुबह शाम लोगों के भले में लगा रहता था। अशोक स्वयं कट्टर कट्टर मतलब पक्का बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मानने वाला था, किंतु उसने दूसरे सभी धर्मों का भी बराबर आदर सम्मान दिया। ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म का मैं आदर करता हूं तो सब लोग बुद्ध के धर्म को माने ना, सबको आजादी दी, आप अपना धर्म माने, लेकिन खुद बौद्ध धर्म को मानता। अशोक बहुत बड़ा निर्माता था, निर्माण किया, उसने बहुत चीजें बनाई। उसने कुछ बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को भी बुला लिया। ये देखिए उसके स्तंभ, ये चक्र, ये भी स्तंभ है, और यहाँ आप देखेंगे पर्सिलोना, यहाँ पढ़ेंगे पर्सिपोलिस यानी विदेशी छाप है इसमें। तो उसने विदेशी कारीगरों को बुलाया, अपने पास रखा। मूर्ति कला, दूसरे अवशेषों पर भारतीय कला और परंपरा की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन उसके स्तंभों पर पर्सिपोलिस अर्थात विदेशी छाप मिलती है। 41 वर्षों तक 41, आज तो हमारे नेता 5 साल 10 साल तक बनते हैं, इन्होंने 41 ईयर्स तक लगातार शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु पर H.C. वेल्स एक विदेशी हैं, उन्होंने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री बुक में लिखा, क्या लिखा कि दूसरे अनेकों बड़े बड़े नामी गिरामी बादशाहों के मुकाबले में अशोक का नाम ही एक ऐसा नाम है जो अकेले सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी अशोक का नाम आदर से लिया जाता है, भारत में नहीं दूसरे देशों में भी। आइए इसके मुख्य बिंदुओं को हम देखें, इसके मुख्य बिंदुओं की व्याख्या पढ़ें आप। बौद्ध धर्म का प्रचार मूल रूप में क्षत्रिय आंदोलन था, जो शासक वर्ग और पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण के कारण चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने मोर्चा संभाल लिया। ये दोनों तक्षशिला चले गए और यूनानियों के संपर्क में आकर सिकंदर के यहाँ नियुक्त हो गए। फिर राष्ट्रीयता का नारा बुलंद किया और यूनानी सेना को खदेड़कर पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त की विराट सेना का और उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समय का सारा वर्णन लिखित रूप में दिया गया है। राजा को भी अपने राज्याभिषेक के समय यह शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा, उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में ही होगा। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इससे पहले वह पश्चिम उत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। अशोक बहुत बड़ा निर्माता था, उसने कुछ बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को भी अपने पास रखा हुआ था। मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों पर भारतीय कला परंपरा की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन उसके स्तंभों पर पर्सिपोलिस अर्थात विदेशी छाप मिलती है। ऐसे थे हमारे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, अखंड भारत का सपना पूरा किया, और अशोक सम्राट जिन्होंने महानता को जन्म दिया। तो हम भी उनसे महानता का गुण सीखें ताकि हम भी महान बन सकें। धन्यवाद।